Hello student, welcome to 12th chemistry class. Today we will do part 2 of unit 5 surface chemistry. Part 1 was the introduction. Today we will do the part 2 adsorption of gases on solids. अब आपको पता है पिछली क्लास में भी मैंने बताया था कि जितनी भी गैसेस हैं वो सभी सॉलिड सरफेस पे कुछ ना कुछ हद तक अब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमने चारकोल का एग्जाम्पल लिया था कि चारकोल को जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को अब्जॉर्ब करवाने के लिए। इवन वो बहुत स्मॉल कंटेंट में भी चाहे कोई पोल्यूटिंग गैस क्यों ना एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हो उसको भी अब्जॉर्ब कर लेती है। इसी तरह से जो स्मॉल अमाउंट में गैसेस हैं लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन गैसेस को भी जो पाउडर फॉर्म में हमारे पास ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं लाइक निकल, कोबाल्ट, ये सारी गैस मेटल्स जो हैं उन गैसेस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आते हैं कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो अब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। तो उन फैक्टर्स को आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट फैक्टर पढ़ेंगे नेचर ऑफ गैस। अब गैस का नेचर कैसा है ना, कि जो एड्सॉर्बेट है जिसने कि एड्सॉर्ब होना है उसका नेचर कैसा है। दूसरा नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट, जिस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होनी है उसका नेचर कैसा है। देन स्पेसिफिक एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट कैसा एरिया प्रोवाइड कर रहा है। देन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। देन इफेक्ट ऑफ प्रेशर, कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा। एंड फाइनली एक्टिवेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन, कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी ज़रूरी होती है एड्सॉर्बेंट के लिए, ठीक है ना। तो ये सारे फैक्टर्स मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगी। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द गैस। अब मैंने फिजिकल एड्सॉर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन दोनों पढ़ाए थे, तो उसमें सबसे पहले हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिस्कस करेंगे। फिजिकल एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है, इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। फिजिकल एड्सॉर्प्शन आपको पढ़ाया था मैंने कि इट इज नॉन स्पेसिफिक इन नेचर, देयरफॉर एवरी गैस एड्सॉर्ब एट द सरफेस टू ऑफ सॉलिड टू लेसर और ग्रेटर एक्सटेंट, ज़्यादा या कम थोड़ा बहुत सभी गैसेस में एड्सॉर्ब हो जाती हैं। हाउएवर, लेकिन इसमें भी एक स्पेसिफिकेशन क्या आ गई है, जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होंगी जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, HCl है, अमोनिया है, क्लोरीन है, ये सारे ज़्यादा एड्सॉर्ब होंगे, ठीक है। ये सारे जो है ज़्यादा एड्सॉर्ब होंगे देन द परमानेंट गैसेस लाइक नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके कंपैरेटिवली, ठीक है। तो ईज ऑफ लिक्विफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, ऑन इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। मैंने यहाँ बात की ना कि कितनी जल्दी कोई गैस लिक्विफाई हो जाती है उसके ऊपर डिपेंड करती है एड्सॉर्प्शन। लेकिन अब ये लिक्विफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है, लिक्विफिकेशन डिपेंड करती है क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर। और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच अ गैस कांट बी लिक्विफाइड। इट इज द मिनिमम टेम्परेचर अबव विच अ गैस कांट बी लिक्विफाइड। हाउएवर द प्रेशर में बी अप्लाइड, चाहे जितना मर्जी आप प्रेशर अप्लाई करो, जो मिनिमम टेम्परेचर है जिसके ऊपर के कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं हो सकती उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है। तो हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस ग्रेटर इज द अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन। जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगा किसी भी गैस का उतना ज़्यादा ही अमाउंट में एड्सॉर्प्शन होगा। तो ये तो बात होगी फिजिकल एड्सॉर्प्शन की। नेक्स्ट आता है केमिकल एड्सॉर्प्शन। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होती है, ठीक है। अगर केमिकल बॉन्ड बनेगा, केमिकल रिएक्शन होगा तभी एड्सॉर्प्शन होगी। तो यहाँ पे भी वही कहा है उन्होंने, बट द केमिकल एड्सॉर्प्शन इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर एंड अ गैस गेट्स एड्सॉर्ब ओनली इफ इट्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, ठीक है। अगर केमिकल बॉन्ड बनेगा तभी एड्सॉर्प्शन होगी, अदरवाइज एड्सॉर्प्शन नहीं होगी। तो ये हो गया नेचर ऑफ गैस। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट। अब एड्सॉर्बेंट का नेचर कैसा होगा, द एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा, जैसे कि एड्सॉर्बेट के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है वैसे ही एड्सॉर्बेंट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेटेड चारकोल। अब मैं फिर से यहाँ पे चारकोल का एग्जाम्पल ले रही हूँ। एक्टिवेटेड चारकोल क्या कर रहा है, बहुत सारी जो पॉइजनस गैसेस हैं वो इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती हैं और इसी वजह से इसको यूज़ करके मास्क बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे बहुत ज़्यादा जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, फैक्ट्री वाले एरियाज हैं या फैक्ट्रीज में जो वर्कर हैं वो इस तरह के मास्क पहनते हैं जिसमें कि एक्टिवेटेड चारकोल हो, ठीक है। इसी तरह से गैसेस लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सारे के सारे जो हैं कहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे, फाइनली डिवाइडेड मेटल के ऊपर लाइक निकल, कोबाल्ट, प्लैटिनम, इस तरह के मेटल्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, स्पेसिफिक एरिया ऑफ द एड्सॉर्बेंट। अब स्पेसिफिक एरिया ऑफ एड्सॉर्बेंट का क्या मतलब है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगी। ग्रेटर द एरिया of the adsorbent, greater will be the adsorption. So larger the surface area of the solid adsorbent, larger will be absorbing capacity, and therefore porous and finely divided adsorbent absorb large quantities of adsorbate.
ठीक है, जितना ज्यादा पोरस और फाइनली डिवाइडेड पाउडर फॉर्म में होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी। कि जब पाउडर फॉर्म में किसी भी चीज को कन्वर्ट किया जाता है, इसका मतलब क्या है, हम सरफेस एरिया को बढ़ा रहे हैं। जब सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं तो उससे एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का वो एक्सोथर्मिक नेचर का, ठीक है, एंड इज इनवेरिएबली अकम्पेन्ड बाय एवोल्यूशन ऑफ हीट लाइक एनी अदर इक्विलिब्रियम। ठीक है, किसी दूसरे इक्विलिब्रियम की तरह ही एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है, जैसे गैस हमने ली जिसको कि जो कि एब्जॉर्ब करवा रहे हैं हम, यानी कि एब्जॉर्बेट हो गया, सॉलिड लिया हमने जो कि एब्जॉर्बेंट है, कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस जो एब्जॉर्ब हो जाएगी सॉलिड के ऊपर प्लस हीट रिलीज होगी। ठीक है, लेकिन रिवर्स भी जा सकता है प्रोसेस। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को और ज्यादा बढ़ाएंगे तो रिवर्स हो जाएगा, इवेपोरेशन होगी, इवेपोरेशन होकर वापस से सॉलिड और गैस अलग अलग हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे लीच एडिड प्रिंसिपल जो है वो फॉलो हो रहा है। इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है ना +1 में, तो वहां पर क्या होता है कि जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है विल फेवर द रिवर्स प्रोसेस, यानी कि डिसऑप्शन हो जाएगी। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होगा तो उसको क्या कहेंगे हम, एड्सॉर्प्शन, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा, जब बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन चला जाएगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। अब प्रेशर का इफेक्ट जो है टेम्परेचर से बिल्कुल अलग है। प्रेशर में क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एब्जॉर्प्शन ऑफ गैस इंक्रीज, एब्जॉर्प्शन जो है गैस की वो इंक्रीज हो जाएगी विद इंक्रीज इन प्रेशर, जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि लीच एडिड प्रिंसिपल में भी उसको इसी तरह से एक्सप्लेन करेंगे। दस डिक्रीज इन टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर बोथ टेंड टू इंक्रीज द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हो, प्रेशर को बढ़ा रहे हो, तो दोनों फैक्टर्स मिलके क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन को गैस की बढ़ा देंगे। किस पे बढ़ा देंगे, सॉलिड सरफेस के ऊपर। ठीक है, लास्ट पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, ट्रिगर करना ना, किसी चीज की एनर्जी बढ़ाना या शुरुआत कहाँ से होनी है उसको बताता है एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, मींस इंक्रीजिंग ऑफ एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ द एब्जॉर्बेंट। ठीक है, क्या मतलब है एक्टिवेशन का, कि इंक्रीजिंग द एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ द एब्जॉर्बेंट एंड टू इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अब अगर हमें इंक्रीज करना है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो होंगे, क्या करना पड़ेगा, मेटालिक सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट मेड रफ। अगर रफ सरफेस होगी एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, किसी भी मेटालिक सरफेस को अगर रफ बनाया जाए तो ही एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। दूसरा ये एब्जॉर्बेंट आर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस। पहले भी मैंने बताया ना कि किसी भी एब्जॉर्बेंट को अगर आप स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करते हो तो उससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा विच रिजल्ट इन द इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उससे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो जाएगी। इसी तरह से सम एब्जॉर्बेंट लाइक जो है, इनको अगर हम सुपर हीट करें, बहुत ज्यादा हीट करें तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हीट रिलीज होगी, स्ट्रॉन्ग स्टीम प्रोड्यूस होगी, सो दैट ऑलरेडी एब्जॉर्ब गैस रिमूव, और जो ऑलरेडी वहां पे पहले से गैस एब्जॉर्ब हुई थी सॉलिड सरफेस के ऊपर वो रिमूव हो जाएगी, जिससे कि जो नई गैस हम एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं उसके लिए सरफेस खाली हो जाएगा और इजीली वो भी सरफेस एब्जॉर्प्शन के लिए अवेलेबल हो जाएगी। मतलब कि सरफेस जो है वो एक्टिवेटेड हो गया। ठीक है, अब एक्टिवेट हो गया तो इसका मतलब है कि वहां से एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाएगी। तो ये 6 फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस को सॉलिड सरफेस के ऊपर। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, नाम से आपको पता लग गया होगा आइसोथर्म वर्ड का क्या मीनिंग है, जहां पर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर किसको वेरी करेंगे, प्रेशर को वेरी करेंगे। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एब्जॉर्ब बाय द एब्जॉर्बेंट एंड द इक्विलिब्रियम गैस प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। सिंपली अगर आप इसको कहो कि जो भी अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब हुआ, लाइक x/m एब्जॉर्ब हुआ है ना, उसको आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दो जो भी उसका प्रेशर है उसके साथ, तो उसको कहेंगे एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पर x/m लिखा है ना, इस x/m का क्या मीनिंग है देख लो। x का क्या मीनिंग है, मास ऑफ एब्जॉर्बेट। ठीक है, जो भी गैस एब्जॉर्ब हो रही है वो होगा x, और m क्या है यहाँ पर, मास ऑफ एब्जॉर्बेंट जिस सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, और ps यहाँ पे मैंने देखो ग्राफ में ps शो किया है ना, ये PS क्या है, सैचुरेशन प्रेशर कहते हैं इसको। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रेशर भी कहते हैं। और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन और डिसऑप्शन दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि इक्विलिब्रियम इनके बीच में सेटअप हो जाता है, मतलब जितना एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही डिसऑप्शन होगा। ठीक है, इसीलिए इसको कहा गया है सैचुरेशन प्रेशर।
तो ग्राफ में अगर आप देखो सबसे पहले क्या हुआ, पहले जैसे जैसे आपने इसको अमाउंट को प्रेशर को इंक्रीज किया, अमाउंट अब्जॉर्ब होना ज़्यादा शुरू हुआ, पर एक टाइम ऐसा आया जहाँ पर क्या हुआ कि कांस्टेंट हो गया प्रेशर जो है, जितना मर्जी आप आगे बढ़ाओ अमाउंट उससे ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, या प्रेशर बढ़ा रहे हो तो भी नहीं होगा अब्जॉर्ब। यहाँ पर आके जो है सैचुरेशन पॉइंट आ गया, जितना अब्जॉर्प्शन हो रहा है उतना ही डिसॉर्प्शन हो रहा है, और इसी वजह से हमें पता नहीं चल रहा है कि एक्चुअल में रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब्जॉर्प्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये था आपका एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। उसके अलावा साइंटिस्ट जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करते रहते हैं हर एक चीज़ को मैथमेटिकली सॉल्व करने की, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट है ट्राई टू एक्सप्लेन द एब्जॉर्प्शन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। ठीक है, जो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है उनको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। तो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ आर डिस्कस बिलो। जैसे सबसे पहला मैंने यहाँ डिस्कस किया फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कब दिया गया था, 1909, और उसको दिया था फ्रेंडलिच ने, साइंटिस्ट का नाम है फ्रेंडलिच और उसी के नाम पे इसको फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहा जाता है। एंड फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कैन बी इजीली मेड। क्या क्या ऑब्जर्वेशन ली उसने, प्रेशर को वेरी किया, कभी हाई प्रेशर पे वैल्यू ली, कभी लो प्रेशर पे ली वैल्यू, कभी उसने एक रेंज सेटअप किया उसके बीच में वैल्यूज ली, और फिर देखा कि क्या इफेक्ट पड़ रहा है अमाउंट ऑफ एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के ऊपर। तो सबसे पहले उसने प्रेशर को कम कर दिया। एट लो प्रेशर द ग्राफ इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट, ग्राफ क्या है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट आया, विच इंडिकेट दैट x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना अमाउंट ऑफ गैस ऑफ एब्जॉर्बेड और एब्जॉर्बेंट था वो दोनों किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आए, p के। ठीक है, या फिर अगर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो क्या बन जाएगा, x by m इज इक्वल टू kp, और यहाँ पर k क्या इंडिकेट करा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है, ग्राफ से इसको आप ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। यहाँ मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब यानी x by m को एक साइड पे ड्रॉ किया, प्रेशर दूसरे कोऑर्डिनेट पे हमने लिया है, और आप यहाँ देखोगे जो डॉटेड लाइंस हैं ये क्या शो कर रही हैं कि x by m जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है प्रेशर के। ठीक है, जब हम प्रेशर को हाई कर देते हैं, जब प्रेशर हाई हो जाएगा उस टाइम पे क्या हो रहा है, आपके पास जो x by m है, अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है प्रेशर से, p नॉट आती है, x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p नॉट आ रहा है ना आपके पास। p नॉट अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है इसका क्या मतलब, वो किसके इक्वल आ गया, 1 के। इसका मतलब है x by m यहाँ पर आके कांस्टेंट हो जा रहा है। ग्राफिकली भी आप देख सकते हो कि x by m यहाँ पर आकर कांस्टेंट हो जा रहा है, जहाँ पे सैचुरेशन प्रेशर आ रहा है ना, PS आ रहा है, अभी मैंने आपको डिस्कस किया, तो ये PS पे आके जो है x by m की वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है कि 10 इन द इमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर। उसके बाद अगर हम रेंज ऑफ प्रेशर देखें, यहाँ पर अगर आप इस ग्राफ के इस पॉइंट की अगर बात करो, इस पार्ट की अगर बात करो, तो यहाँ पर x by m किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया, p रेज टू पावर 1 by n। ठीक है, n के p रेज टू पावर 1 by n के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर क्या मतलब है कि x by m विल डिपेंड अपॉन द पावर ऑफ प्रेशर, और ये पावर ऑफ प्रेशर कहाँ पर लाई कर रही है, बिटवीन 0 to 1, यानी कि फ्रैक्शनल में आ रही है, डेसिमल्स में आ रही है, लाइक 0.2 0.5 इस तरह से वैल्यू आ रही है। तो x by m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p रेज टू पावर 1 by n। पर ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि n जो है वो फ्रैक्शन में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू होल नंबर में ही रहेगी, और यही वाली जो इक्वेशन है x by m इज इक्वल टू k p रेज टू पावर 1 by n जो है, इसको हम फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म कहते हैं। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम बोलते हैं फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, वेयर n कैन टेक एनी होल नंबर वैल्यू विच डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ एब्जॉर्बेड एंड एब्जॉर्बेंट, एंड देयरफॉर दिस रिलेशनशिप इज आल्सो कॉल्ड एज फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ठीक है, तो ये था फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट आता है कि हम k और n को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ये सारे न्यूमेरिकल्स में ही यूज होंगे, तो हम कैलकुलेट इसको कैसे करेंगे, बाय टेकिंग लॉगरिथम ऑन इक्वेशन नंबर 3। ये जो इक्वेशन मैंने आपको फ्रेंडलिच एब्जॉर्प्शन की जो इक्वेशन बताई है आपको, इस इक्वेशन में दोनों साइड्स पे अगर आप लॉग ले लो, लॉगरिथम लगाओ, तो यहाँ पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, लॉग ऑफ x by m इज इक्वल टू लॉग ऑफ k प्लस जो पावर होती है लॉग जब हम लेते हैं वो सामने आके मल्टीप्लाई हो जाती है 1 by n लॉग ऑफ p, और क्योंकि k और p दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए बीच में क्या आया, लॉग के पॉजिटिव साइन आया, प्लस आया। ठीक है, तो log k प्लस 1 by log p, और इसका अगर हम log के हिसाब से ग्राफ बनाए, x कोऑर्डिनेट पे आप लोग log p ले लो, y पे आप log x लोगे, तो आपके पास वैल्यू सारी आ जाएंगी। यहाँ से आप इंटरसेप्ट निकाल सकते हो, log k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा उस ग्राफ से आप स्लोप की वैल्यू निकाल सकते हो, जहाँ पे 1 by n की वैल्यू निकल आएगी। इस तरह से आप सारी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हो और अमाउंट निकाल सकते हो कितना एब्जॉर्ब हुआ गैस का। ठीक है,
नेक्स्ट आता है लिमिटेशन। अब कोई भी साइंटिस्ट अगर अपनी कोई थ्योरी देता है तो उसके काउंटर इफेक्ट में दूसरा साइंटिस्ट उसके ऊपर रिसर्च करता है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि ये थ्योरी आ गई तो यही फाइनल थ्योरी, ऐसा कभी भी नहीं होता। उसके बाद फिर कोई नया साइंटिस्ट आता है, वो उसके उसमें जो रिसर्च कर रहा होता है, पिछली थ्योरी में कुछ ऐसे लिमिटेशन वाले पॉइंट्स होते हैं जो सॉल्व नहीं हो रहे होते हैं, उनको निकालता है और फिर नई नई थ्योरी आती है, ठीक है। तो साइंटिस्ट जो है हमेशा इसी काम में लगे रहते हैं। साइंस है भी इसी का नाम कि हम किसी भी जगह पर आकर स्टॉप नहीं कर सकते कि यहाँ पर सब जो नॉलेज है वो स्टॉप कर गई, ऐसा नहीं है। नॉलेज कभी भी स्टॉप नहीं होती है, आगे आगे बढ़ती रहती है, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है कि ये सिर्फ हाई प्रेशर पे जो है एप्लीकेबल, सॉरी ये सिर्फ लो प्रेशर पे एप्लीकेबल है, हाई प्रेशर पे एप्लीकेबल नहीं हो पा रहा, हाई प्रेशर पे फेल हो जाता है लॉ। सिर्फ और सिर्फ कब एप्लीकेबल हो रहा है, एट लो प्रेशर, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी दी थी लैंगमियर ने, लैंगमियर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। डिटेल में आप हायर क्लासेस में ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना जान लें कि इसको दिया किसने था, आयरविंग लैंगमियर ने दिया था 1906 में। और उसने एक सिंपल एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म निकाला था, थ्योरेटिकल कंसिडरेशन था सारा का सारा उसका, एक्सपेरिमेंटल उसने या प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं बताया, उसने वही थ्योरी बताई जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी ना, आप लोगों ने +1 में पढ़ी हुई है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसी थ्योरी पर बेस्ड ऑन उसकी सारी की सारी थ्योरी थी। तो ये सारा था आपका एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन आइसोबार। एड्सॉर्प्शन आइसोबार, अब यहाँ पे आइसोबार वर्ड आया ना, आइसोबार का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब कांस्टेंट प्रेशर का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट करें, इसका मतलब किसको वेरी करेंगे, टेम्परेचर को वेरी करेंगे, ठीक है। और जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, आपको पता है एड्सॉर्प्शन क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है, ठीक है। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस, ठीक है। और जो ग्राफ है x/m और टेम्परेचर के बीच में, उसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन आइसोबार। अब फर्क क्या है इसमें, दोनों ग्राफ मैंने बनाए हैं, एक फिजिकल एड्सॉर्प्शन का बनाया, केमिकल एड्सॉर्प्शन का बनाया। फिजिकल एड्सॉर्प्शन का ग्राफ आप देख सकते हो कि वैल्यू कंटिन्यूसली क्या कर रही है, डिक्रीज करती जा रही है। x/m की वैल्यू पहले इंक्रीज कर रही थी, जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है। लेकिन केमिकल एड्सॉर्प्शन में थोड़ा सा फर्क है, वहां पे पहले वैल्यू क्या हो रही है, x/m की वैल्यू पहले इंक्रीज कर रही है, फिर एक पॉइंट आ रहा है जहां पर बिल्कुल पीक पॉइंट पे पहुंच जा रही है, फिर उससे ज्यादा टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो फिर वो डिक्रीज करना शुरू कर जाती है, ठीक है। तो ये आपकी होगी एड्सॉर्प्शन आइसोबार। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन। एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल है, जैसे अभी तक आपने पढ़ा कि गैसेस सॉलिड सरफेस पे एड्सॉर्ब हो रही हैं, यहाँ पे क्या होगा, सोल्यूशन एड्सॉर्ब होगा सॉलिड सरफेस के ऊपर। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को वाटर में शेक करेंगे या फिर चारकोल के साथ अगर आप शेक कर रहे हो, तो एसिटिक एसिड या वाटर अगर चारकोल की सरफेस के ऊपर जो है एड्सॉर्ब हो जा रहा है, तो उसको क्या कहना है आपने, एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन, ठीक है। पार्ट ऑफ एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब बाय चारकोल, तो दैट इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन बाय सोल्यूशन। अच्छा नेक्स्ट है कि ये एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन जो टॉपिक हम ले रहे हैं, ये किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला है ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, किसकी कंसंट्रेशन पे, कि सोल्यूट आप कैसा ले रहे हो। दूसरा, ये डिक्रीज कर जाएगा, जैसे कि आपने गैसेस के लिए पढ़ा कि उनकी एड्सॉर्प्शन डिक्रीज कर रही थी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यहाँ पर भी ये डिक्रीज कर जाएगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फिर नेचर ऑफ एड्सॉर्बेट और एड्सॉर्बेंट के ऊपर ये डिपेंड करती है। और फाइनली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, जैसे कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एड्सॉर्प्शन अगर हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर देंगे तो एड्सॉर्प्शन बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर भी यही हो रहा है कि इंक्रीज कर जा रही है विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, ठीक है। उसके बाद उसको मैथमेटिकली अगर हमने एक्सप्रेस करना है, सेम आपने जो पीछे अभी इक्वेशन पढ़ी है, ठीक है, एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म पढ़ा ना अभी आपने, x/m = K/P पढ़ा था वहाँ, क्योंकि वहाँ पे हम गैसेस ले रहे थे। अब क्योंकि यहाँ सोल्यूशन ले रहे हैं, तो सोल्यूशन के लिए हम क्या लेंगे, C कंसंट्रेशन टर्म में हम लेंगे इसको, तो K×C⁻1/n। तो log of x/m = अगर log लगाएं दोनों साइड पे, लॉगरिथम अगर निकालनी हो तो log of x/m = log of K + 1/n × log of C आ जाएगी आपके पास इक्वेशन। तो ये आपके पास एड्सॉर्प्शन फ्रॉम सोल्यूशन के लिए इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा उसके बाद एक और छोटी सी टर्म है आइसोस्टेयर। आइसोस्टेयर क्या होता है, द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर फॉर अ गिवन अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन, दैट इज कॉल्ड एज आइसोस्टेयर, ठीक है। मतलब ये कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक साइड पे हम प्रेशर ले रहे थे, एक साइड पे अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब ले रहे थे, लेकिन अब हम चाहते हैं कि अगर कि अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो फिक्स हो जाए। अगर अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन को हम फिक्स करना चाहते हैं तो हम टेम्परेचर जैसे हमने बढ़ाया, तो साथ के साथ हमें प्रेशर को भी बढ़ाना पड़ेगा ताकि अमाउंट जो है हमारा वो फिक्स हो जाए। तो इस टाइम पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, इसको कहा जाता है आइसोस्टेयर, जब टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में ग्राफ बने और अमाउंट ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है वो फिक्स हो जाए, ठीक है।
तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एड्जॉर्प्शन की एप्लीकेशंस और कैटलिस्ट पढ़ाऊंगी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से यहाँ तक पढ़ लें जितना आज पढ़ाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक में आपको और भी ज़्यादा फिर मज़ा आएगा।